बीएनएमयू परिवार के तमाम सदस्यों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास किया। साथियों, आज का विषय है बासी भात में खुदा का साझा, हिंदी उर्दू के बाद। यह लेख प्रोफेसर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है और हिंदी उर्दू विवाद के संदर्भ में नीलाम्बुस, तुम्हारा भी हार्दिक स्वागत है। और जो भी जेएनयू से जुड़े हुए हैं, हमारे सीनियर या हमारे साथी, उनके लिए ये विषय नया नहीं है। फिर भी आप हमसे जुड़े हैं तो एक मानसिक संबल मिला है। धन्यवाद साथी। जो विद्यार्थी हैं एमए के, जो हमसे जुड़े हुए एमए या बीए के, उनके लिए मैं बता दूं कि यह लेख प्रोफेसर नामवर सिंह ने लिखा है हिंदी उर्दू विवाद के संबंध में। अनुज सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी उर्दू का सवाल है या भाषा का ही सवाल है, उसमें जो विवाद है वो नया नहीं है। आरंभिक दौर में भी विवाद होते रहे हैं, नवजागरण काल में भी। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब आप देखेंगे तो वहाँ भी विवाद होता हुआ है। और बाद में हिंदी उर्दू के मामले में जो विवाद आया, तो आज जो मैं बोलूँगी वो नवजागरण या उस दौर में भारतेंदु युग के बारे में उतना मैं नहीं बात करूँगी। मेरे व्याख्यान का जो मुद्दा रहेगा वो बासी भात में खुदा का साझा, उस पर ही केंद्रित मैं रहूँगी, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है और इस पे बात करना मुझे नहीं लगता है कि एक दिन में संभव है। हमें भाषा विमर्श प्रोफेसर वीर भारत तलवार सर पढ़ाया करते थे और अभी मुझे नहीं पता कि जेएनयू में कौन पढ़ाते हैं। कल मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय सर, वो हमारे जेएनयू के सीनियर हैं, उनको सुन रही थी। अस्मिता विमर्श में भाषा का सवाल, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जाहिर है वो भी, उनके भी गुरु प्रोफेसर वीर भारत तलवार ही हैं। सही बात तो यह है कि जो भाषा पे हमारी समझ जो बनी एक विज्ञान के विद्यार्थी होने के बाद जेएनयू जाके, वो प्रोफेसर वीर भारत तलवार के कारण ही बन पाई। और भाषा को देखने का, भाषा को बरतने का, भाषा को समझने का एक नया नज़रिया मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब एक पूरी पीढ़ी को ही उन्होंने बनाया है और संवारा है। तो बासी भात में खुदा का साझा, इस आलेख में जो मुख्य बिंदु है, मैं उसके बारे में बात करूंगी अभी। इसमें देखिए 4-5 चीज़ मुझे लगता है कि प्रोफेसर नामवर सिंह ने पॉइंट चिन्हित करने की कोशिश की थी। क्या? तो पहला कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का जो मुद्दा था, राजभाषा के सवाल पे जब विवाद हुआ था, और उस समय ये मुद्दा बहुत जोर पकड़ा था कि उर्दू को भी दूसरी राजभाषा या उर्दू को राजभाषा ही बनाया जाए, हिंदी के बरक्स या अंग्रेज़ी के बरक्स हिंदी को राजभाषा या उर्दू को राजभाषा बनाने की बात की जा रही थी। तो एक ये पॉइंट है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का मसला, और जिस पे कि हम अभी मैं पॉइंट बता रही हूँ जिस पे आगे बात होगी। और दूसरा लिपि का सवाल। लिपि का सवाल भी बहुत अहम मुद्दा है। उर्दू की अपनी लिपि है, हिंदी की अपनी लिपि देवनागरी लिपि है। उस पर भी काफ़ी उस समय विवाद हुआ था
इस चीज़ों को भी आगे हम इस पे भी बात करेंगे। तीसरा मुद्दा है वो राजभाषा का सवाल। राजभाषा हिंदी को होना है, अंग्रेजी को होना है या फिर उर्दू को होना था, इस पे विवाद हुआ था। तो इस पे भी नामवर जी ने लिखा है, नामवर सर ने। और मुझे जो लगा, मैंने 4-5 उनके लेख को पढ़ा और मुझे जो सही लगा और जिस पे लगा कि आप लोगों से संवाद स्थापित की जा सकती है, वो मैंने पॉइंट आउट किया है। और पांचवा जो है अस्मिता का सवाल, जो कि आजकल चर्चा में भी है। हर तरह की अस्मिता की बात की जाती है, दलित अस्मिता, स्त्री अस्मिता, भाषाई अस्मिता और जो भी है अस्मिता के, इस तरह की बात की जाती है, या क्षेत्रीय अस्मिता की भी बात होती रही है। तो अस्मिता के सवाल पे भी नामवर जी ने लिखा है उसमें। देखिए, एक जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, शायद वीर भारत तलवार सर की परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ पुस्तक का नाम बता दे रही हूँ। मैं फिर बता दे रही हूँ कि जो विद्वान है यहाँ जुड़े हुए, उनके लिए उनको मैं इस तरह संबोधित नहीं कर रही, उनसे मुझे सीखने का ही मौका मिलेगा भविष्य में। जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि प्रोफेसर वीर भारत की तलवार है रस्साकशी, जिसमें 19वीं सदी का नवजागरण और पश्चिमोत्तर प्रांत सारांश प्रकाशन से प्रकाशित है। तो जब भी आप पढ़ेंगे और भाषा के सवाल पे जब भी आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो इस किताब को ध्यान रखिएगा और पढ़िएगा। आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी समझ भाषा को लेके विकसित होगी। दूसरा है हिंदू परंपराओं का राष्ट्रीयकरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र और 19वीं सदी का बनारस, वसुधा डालमिया का, जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। और तीसरा किताब तीसरी मुझे लगा कि मेरे एक मित्र हैं और क्लासमेट ही हैं और नए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उनकी किताब को भी पढ़ें। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा किताब, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। कंपनी राज और हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज, आशुतांशु एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इनकी किताब है। भाषा पे खासकर उस फोर्ट विलियम से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसमें बहुत गहन और विशद अध्ययन इन्होंने किया और लिखा है। हिंदी उर्दू विवाद पे एक और आर्टिकल है जो कि हमारे ही क्लासमेट ने लिखा है, और ये मिजोरम विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है। 19वीं सदी का हिंदी नवजागरण बनाम हिंदी उर्दू की रस्साकशी, अमीश वर्मा। और ये आपको महात्मा गांधी वर्धा के उस साइट पे मिल जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इस पर भी काफ़ी विस्तृत जानकारी है। एक मेरा भी आलेख है, बहुत सारे विद्वानों का है, मैंने जिस पे ध्यान दिया, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, बस चाहती हूँ कि कुछ बच्चे जो मधेपुरा से या पूर्णिया विश्वविद्यालय से भी जुड़े हैं, तो वो कुछ आर्टिकल को ध्यान रखें और उसको पढ़ें, तो उनकी समझ विकसित होगी। कुछ किताबों को पढ़ें। हिंदी उर्दू विवाद के संबंध में अमृत राय तथा अन्य उर्दू विद्वानों का दृष्टिकोण, ये मेरा आलेख है। इसमें भी हिंदी उर्दू विवाद से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उस पर मैंने लिखा है, ये भी प्रकाशित हो चुकी है। अब आते हैं नामवर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह के बासी भात में खुदा का साधा, इस पर उन्होंने क्या कहा है। इस विषय पे आने से थोड़ा सा पहले मैं चाहूँगी कि अमृत राय ने, क्योंकि मैं देखती हूँ और भी लोगों को सुन रही थी अपने सीनियर को भाषा पे, तो उन्होंने नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जो भी पुराने लोग हैं तो उनके बारे में काफ़ी बातचीत की है, और फोर्ट विलियम कॉलेज का और उस समय की काफ़ी बात होती है, त्रिभाषा फार्मूला की भी काफ़ी बात होती है। लेकिन मैंने एक दिन पूछा भी था, एक सर हमारे सीनियर लाइव थे, तो अमृत राय के जो विचार हैं हिंदी उर्दू विवाद पे, उस पर बहुत कम काम हुआ है, जबकि उनके बहुत महत्वपूर्ण विचार हैं इस पर। तो मुझे लगता है कि उस पर भी काम
करने की ज़रूरत है। अगर कोई विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो तो उस पर काम कर सकते हैं आगे। उन्होंने भी दो चार उनकी जो किताब है उसका भी मैं दो चार पॉइंट आपको बताऊंगी। किताब का नाम है उर्दू क्षेत्रीय भाषा की माँ, अमृत राय। इसमें उन्होंने जो मुख्य मुद्दा उठाया है वो सांप्रदायिकरण का, भाषा के सांप्रदायिकरण का। और दूसरा मैं पढ़ ही देती हूँ कुछ पॉइंट को, जिस तरह उनकी किताब से है ये पॉइंट मैं बता रही हूँ। जिस तरह भाषाओं का सांप्रदायिकरण हो रहा है उसके परिणाम भयानक होंगे। ये गुमराह लोग हैं। एक सांप्रदायिकता अगर वह है जो हिंदी को हिंदू का पर्यायवाची समझती है और उर्दू से इसलिए परहेज करती है कि उसका लगाव मुसलमानों से है, तो दूसरी सांप्रदायिकता वह है जो उर्दू को इस्लामी ज़बान कहती है और हिंदी से इसलिए परहेज करती है कि उसका लगाव हिंदुओं से है। मैं अमृत राय से इसको इसलिए कनेक्ट जोड़ रही हूँ कि प्रोफेसर नामवर सिंह सर ने जो मुद्दा उठाया है वासी बात के खिलाफ, करीब उस एक तरह से कहिए कि उस सवाल का जवाब भी अमृत राय के लेख में है, किताब में मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं पूरी किताब पढ़ना तो संभव नहीं है या पूरे लेख को भी पढ़ना संभव नहीं है, मुख्य बिंदुओं को बता रही हूँ। दूसरा, इससे दोनों भाषाओं के परस्पर निकट आने की संभावना सदा के लिए मिट जाएगी कि हिंदी प्रदेश के पास अपनी एक भाषा हो और यह मांग उर्दू के अलग अस्तित्व पर कानूनी ठप्पा लगा देगी। इससे क्या होगा? दोनों भाषाओं के परस्पर निकट आने की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी और उनकी पृथक स्थिति का तर्क उन्हें एक दूसरे से दूर और दूर करता जाएगा। इससे देश की अखंडता को भी खतरा पैदा हो सकता है। किससे? जो ये विवाद चल रहा है। शुक्रिया नीलाम्बुज, तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। इससे देश की अखंडता को भी खतरा पैदा होगा। इससे इसी तरह अन्य पृथकतावादी भाषाई मांगों को बल मिलता है जो हिंदी प्रदेश को खंड विभाजित कर दे। अब क्या है, अमृत राय साहित्यिक भाषाओं के रूप में उर्दू के पृथक अस्तित्व की बात मानते हैं, लेकिन इसको दूसरी राजभाषा के रूप में वह स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पे डॉक्टर नामवर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह को जोड़ते हुए, नामवर सिंह एक तरफ जहाँ दूसरी राजभाषा को वहाँ से एक झुनझुना करार देते हैं, वहीं डॉक्टर अजमल अजमली जो कि उर्दू के समर्थक थे, तो वो इसकी मांग करते हैं। उन्होंने इस मांग को उचित ठहराते हुए कहा था, डॉक्टर अजमल अजमली ने, कि उर्दू वाले इस क्षेत्र की प्रमुख भाषा उर्दू मान चुके थे, इसलिए इन्होंने इलाकाई जुबान का दावा छोड़कर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने की मांग की। ये किस्सा बासी बात में खुदा के साझा से लिया गया है। उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने से पहले यह देखना भी जरूरी है कि पहली भाषा को राजभाषा का दर्जा कहाँ तक प्राप्त हुआ है और वो कितना सफल हो पाया है। जहाँ डॉक्टर खैर, ये कुछ मुद्दे मुझे लगा कि जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बात की जा सकती थी और बात की जा सकती है, लेकिन कुछ मुद्दे बिल्कुल प्रोफेसर नामवर सिंह सर और अमृत राय, इसके विचार दोनों बहुत मिलते जुलते लगे, इसलिए मैं सोची कि आपसे इस चीज़ को साझा करूं। है उसके शुरुआत में ही प्रोफेसर नामवर सिंह लिखते हैं कि उर्दू जिहाद का फिलहाल है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिलाना। बिहार में यह दर्जा 1981 में ही मिल गया। आंध्र प्रदेश ने भी यह दर्जा दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात और है। यह उर्दू की जन्मभूमि ही नहीं, गर्व भी है।
और गढ़ की विजय ही उसकी असली विजय है। गरज की दिल का एक काम जो बरसों से पड़ा रखा है, तुम जरा हाथ लगा दो तो हुआ। ये शुरुआत इस लेख का शुरुआत ही प्रोफेसर नामवर सिंह इस तरह की भाषा से, इस तरह के लहजे से करते हैं। वो नामवर सिंह, वो प्रोफेसर नामवर सिंह जो कि अन्य जगहों पे उर्दू हिंदी के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं। जो बच्चे JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वहाँ हिंदी और उर्दू विभाग, अभी तो और भी विभाग बन चुके हैं। पहले हिंदी उर्दू विभाग दोनों साझा शुरुआत की गई थी, विभाग की स्थापना की गई थी, जिसको गंगा जमुनी संस्कृति के तहत इस विभाग की स्थापना हुई थी। और जो हिंदी के विद्यार्थी हैं और हम लोग भी जिस बैच में गए थे, अभी भी 1 साल हमें सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है उर्दू का। हमें उर्दू में विषय में पास होना पड़ेगा और लिखने में भी हमारे साथी नीलाम्बुर जुड़े हुए हैं। ये कविता भी बहुत अच्छा लिखते हैं और उर्दू अभी तक ये बहुत अच्छा लिख लेते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी उर्दू जो बोलने वाले हैं या उर्दू भाषी लोग हैं, उनसे कम अच्छी उर्दू इनकी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नीलाम्बुर की उर्दू वाकई में बहुत अच्छी है। और अभी कल परसों हम देख रहे थे कि एक लोग जिसने लिखा था कि उर्दू में उन्होंने महामृत्युंजय जाप लिखा है, तो इसको बहुत इस तरह से बताया जाता है कि उन्होंने उर्दू में महामृत्युंजय जाप लिखा है। तो यही सारी चीज़ें जो गंगा जमुनी संस्कृति का यही उदाहरण है कि समाज में जितने लोग हैं, हम लोग एक दूसरे संस्कृति को समझिए, एक दूसरी संस्कृति को गले लगाइए और एक दूसरे की भाषा का आदर कीजिए, तभी हर भाषा का विकास होगा। नेक पुल, अगर जैसे कि पैर खींचने वाली जो चीज़ है, अगर आप पैर खींचेंगे, आप हिंदी का खींचेंगे, आप उर्दू का खींचेंगे, तो तीसरी जो भाषा है वो राज करेगी ही। और अभी राज कौन कर रही है ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़्यादा बताने की अभी तो नहीं है कि अभी राज कौन सी भाषा हमारे देश में कर रही है, शासन की भाषा अभी कौन सी है। तो उर्दू को लेके इस तरह की बात क्यों हुई, आखिर क्या कारण था जो नामवर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह उर्दू के बारे में इस तरह की बात लिखते हैं कि हाँ, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। यह भी एक आलेख है प्रोफेसर नामवर सिंह का। इसमें उन्होंने बताया है कि एक ज़माने में प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन सांस्कृतिक मंच जैसे मुख्य धारा के जितने भी लेखक संघ थे या संगठन थे, वहाँ उर्दू और हिंदी को लेके इस तरह का विवाद नहीं था। एक साझी संस्कृति जिस तरह से एक दूसरे को सहयोग करती है, एक दूसरे का साथ देती है, वैसी परंपरा हमारी रही है। जैसे लेखकों का सादत हसन मंटो हैं, कृष्णचंद्र हैं, ये सब ध्यान दीजिएगा कि ये सब हिंदी पंजाबी भाषा के थे, लेकिन ये उर्दू में लिख रहे थे और इनकी हिंदी भी उतनी ही अच्छी थी, हिंदी में भी ये लिख रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इस्मत चुगतई है, कोटलन हैदर है, और भारतीय लेखक में और आगे बढ़ के वो उदाहरण देते हैं फैज अहमद फैज, नासिर काजमी, इंतजार अहमद फराज। मतलब पूरा का पूरा इनका जो साहित्य है वो हिंदी में भी उपलब्ध है। तो आखिर क्या कारण है कि उर्दू में इतनी सशक्त उर्दू के जानकार होने के बावजूद भी इन्होंने हिंदी को अपनाया? या अपने कथा सम्राट को भी ले लीजिए, प्रेमचंद, वो भी उर्दू में लिखा करते थे। पहले उनकी जितनी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ उनकी उर्दू में प्रकाशित हुई थी। कफन भी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कफन भी उर्दू में पहले प्रकाशित हुई थी, बाद में वो हिंदी में आई है। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आखिर क्या कारण है कि इस दोनों भाषा में इस तरह का विभेद
एक खास समय में आके इतना विभेद उत्पन्न हो गया। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके कारण इस तरह की समस्या हुई समाज में कि जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, जो एक दूसरे के पूरक थे, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं या वो एक दूसरे के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी समस्या हुई, क्या कारण हुआ? आप उर्दू भाषा को ही देख लीजिए। उर्दू भाषा में तमाम उनकी लिपि को छोड़ दें, अगर हम लिपि के बारे में जैसा कहा भी जाता है कि वो उर्दू लिपि, और जब लिपि की बात होगी उर्दू और देवनागरी लिपि की, तो उर्दू लिपि के बारे में ऐसे मजाक मजाक में लोग कहते हुए थे कि नुक्ते के एक जरा से हेर फेर से खुदा जुदा में बदल जाता है। मतलब कि आपको बहुत कॉन्शियस होके उर्दू लिपि को लिखना है, लेकिन देवनागरी में इस तरह की चीज़ नहीं है। तो एक इस मुद्दे पे भी उर्दू को घेरा जाता रहा था कि वो उतनी स्पष्ट नहीं है या जितने की देवनागरी मुक्ता वाला मामला जो भी था। खैर, जो हिंदुस्तानी भाषा थी जिसमें कि उर्दू का भी उतना ही स्थान है और हिंदी का भी उतना ही स्थान है, जिसको कि आम जन बोला करते थे, उसके पैरोकार महात्मा गांधी भी थे। हमारे राष्ट्रपिता इस भाषा के पैरोकार थे, लेकिन वो इस तरह से चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा पे बात हो, हिंदुस्तानी भाषा को समाज ग्रहण कर ले, उस तरह की सफलता या तो ये कि समाज ने उसको उस तरह से स्वीकार नहीं किया। जो एक वर्ग बना, एक उर्दू के हिमायती हो गए, दूसरा ध्रुव हिंदी के हिमायती। शुद्धतावादी जो बातें आई बाद में चल के कि उर्दू में अरबी फारसी के शब्द लिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और हिंदी में के निकट चली गई। जो बाद में अगर हम देखें जो क्या कहते हैं राष्ट्र उस पे जब हम बात करेंगे तो खैर, अभी जो मैं कह रही थी कि आखिर क्या कारण था कि इतना प्रेम और इतना सौहार्द होने के बावजूद हिंदी उर्दू में सौतिया एक तरह से उस समय ऐसा ही हो गया था। आप कह सकते हैं कि एक सौतिया डाह वाली चीज़ हो गई थी। कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ रही थी प्रोफेसर नामवर सिंह के आलेख को, तो मुझे लगा कि इतने प्रगतिशील विचारक रहे हैं, गुरु हैं, हमारे गुरुओं के भी गुरु हैं। हालांकि मेरी छोटी सी बुद्धि है, जो भी जितना मैं समझ पाई, मुझे लगा कि इतने प्रगतिशील विचारक आखिर और हमेशा वो उर्दू के पैरोकार रहे हैं। फिर आखिर क्या कारण था कि उर्दू के बारे में इतने कटु हो जाते हैं, इतने तिक्त हो जाते हैं कहीं कहीं पे। और जो जब आप उस आलेख को पढ़ेंगे, सिर्फ उसी आलेख और जगह उर्दू के तो बहुत बड़े पैरोकार हैं, बहुत बड़े, जिसको कहते हैं मतलब पसंद करने वाले में से एक दो उदाहरण मैं दूंगी, आपको समझ में आएगा कि उर्दू को वो कितना अपना मानते रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि जैसे हवाला देते हैं, कुछ उदाहरण दिया है इस पहले का शब्द भेद नहीं है। आम लोग आम बोलचाल की भाषा में उर्दू का भी उतना प्रयोग कर रहे हैं जितना कि हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं कहीं तो हिंदी के बरक्स उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, उर्दू भाषा के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि आज आप देखिएगा शायद टीवी में उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने टीवी में, अखबार में, न्यूज़ में भी, समाचार में, जो अखबारों की ज़बान, इन लोगों की जो ज़बान है वो बदल गई है। जैसे कि आपत्ति को ऐतराज़ कह देते हैं। जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, कुछ मूवी, हिंदी में एक मूवी आई थी ऐतराज़ करके, उन्होंने क्यों नहीं आपत्ति लिख दिया? वो चाहते तो आपत्ति भी लिख देते। तो
भाषा की लचकता पे जाते हैं, भाषा की क्या कहिएगा, मिठास पे जाते हैं, तो आप उर्दू के पास जाते हैं। फिर जब विवाद होता है तो आपको उसमें अरबी फारसी नज़र आने लगता है, हिंदी में संस्कृत नज़र आने लगता है, और इस तरह की चीज़ें। फिर क्यों नज़र आता है उस पर भी बात होगी। तो जो कहते हैं कि आपत्ति को ऐतराज़, कठिन को मुश्किल, और विपत्ति को मुसीबत कहने में किसी को गुरेज नहीं है। ये आम बोलचाल में ये हम बातें रखते हैं, बातें करते। और उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए निदा फाजली का एक शेर उद्धृत किया, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। यहाँ उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए फाजली जी, उन्होंने देश शब्द का प्रयोग किया है। मकसद यही था कि यहाँ उन्होंने देश शब्द का प्रयोग, तो वो उनके शायर हैं, लेकिन जब वो लिख रहे हैं वहाँ लगा उनके देश, वो जो कहना चाह रहे हैं वो अपनी चीज़ों की अभिव्यक्ति ज़्यादा कर पाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा, देश शब्द का प्रयोग किया। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। उन्होंने मुल्क का प्रयोग नहीं किया। यही भाषा को बरतने की बात होती है कि जहाँ आपको लगता है कि अगर हम शब्द को, और जो आम जनता में प्रचलित भाषा है, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो एक खास वर्ग या खास समुदाय की भाषा है, या समुदाय की भाषा को बना दिया गया है। हिंदी एक खास समुदाय की भाषा है। हर जबान ही पूरे भारतीयों की भाषा है। हमें तो सिर्फ हिंदी उर्दू क्यों, हमें हर उस भाषा को सीखने की ज़रूरत है। हम जिस तरह से हिंदी सीखने के लिए कह रहे हैं, मान लीजिए त्रिभाषा फार्मूला की बात हम करें, बाद में उसी भाषा खुदा सजा में प्रोफेसर नामवर सिंह राजभाषा की बात भी लिखते हैं कि राजभाषा पे, मैं थोड़ा पढ़ ही देती हूँ तो आपको क्लियर हो। राजभाषा होकर हिंदी जिस तरह आम जनता से कटते हुए अपनी सृजनात्मकता खो रही है, इससे उर्दू को सबक लेना चाहिए। उर्दू तो पहले से ही एक परजीवी सांस्कृतिक समुदाय की छाया में लंबे काल तक रहने के कारण अपनी सहज जीवनी शक्ति काफी खो चुकी है। इस नई होड़ में तो उसके अस्तित्व पर ही बनाएगी। गौर से देखें तो दूसरी राजभाषा का दर्जा एक छलावा है, दिल के बहलाने को ये अच्छा ख्याल है। मतलब जो राजभाषा की बात हो रही थी, राजभाषा राष्ट्रभाषा की बात हो रही थी, तो उसमें स्वतंत्रता के बाद खासकर जब भाषाई या क्षेत्रीय आधार पे भी राज्य बनाने पुनर्गठन की बात हुई, और जैसा कि कल सहाय सर ने भी कहा, जैसा हम जानते भी हैं, मैं उनको सुन रही थी, तो शुरुआत के 1-2 साल में भाषा के आधार पर नहीं की गई, क्योंकि उस समय जाहिर है कि उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन के तुरंत बाद हमें और भी अन्य मुद्दे हमारे लिए अहम थे, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बरक्स। आपको अपने देश की जो चरमराती अर्थव्यवस्था थी या राज्य सुरक्षा व्यवस्था है, उसको भी देखना था, तो 1-2 साल के लिए इन चीज़ों को टाल दिया गया। बाद में जब भाषाई आधार पे राज्य पुनर्गठन की बात हुई, तो बहुत उग्र आंदोलन भी हुए, खासकर दक्षिण में, और तमिल भाषा को लेके बहुत उग्र आंदोलन हुए, और आंध्र प्रदेश का गठन मुझे लगता है कि उसी आधार पे हुआ है, भाषाई आधार पे ही आपके पंजाब का भी गठन हुआ है। और कश्मीर उर्दू, अगर जैसे एक बात की जाती है, अभी भी बहुत सारे विद्वान
जनसंख्या के आधार पे भाषा की राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, तो अगर जनसंख्या के आधार पे ही राजभाषा और राष्ट्रभाषा गठन करने की बात होती, बनाने की बात तो सही होती, तो कश्मीर की भाषा तो फिर उर्दू नहीं होनी चाहिए। कश्मीर की राजभाषा, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर की राजभाषा, तो फिर क्या कारण था कि कश्मीर की राजभाषा उर्दू हो गई। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, जिससे कि जब आप इसको अंदर तक पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को, इन सारी किताबों को, तो आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि भाषा भाषा को बनाने में, भाषा को बरतने में, या राजभाषा राष्ट्रभाषा का जो सवाल है, उसके पीछे भी बहुत सारी राजनीति हो रही है हमारे देश में। हर देश में रहती है, हमारे देश में भी रही है भाषा की। तो जनसंख्या के आधार पे जो आप बात करते हैं हिंदी भाषा को, जनसंख्या के आधार पे आप कहते हैं कि जो मातृभाषा का एक संकल्पना है, अगर हम जनसंख्या के आधार पे बात करें, तो मातृभाषा की जो संकल्पना वो तो बिल्कुल खारिज हो जाएगी एक तरह से। हाँ, आप देखिए, जो शुद्ध हिंदी प्रदेश है, ठेठ हिंदी, वो जो नहीं कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश, हाँ, जहाँ से कि एकदम खड़ी बोली हिंदी का विकास जहाँ से होता है, आखिर क्या कारण था कि उनके जो बड़े कवि थे उस जमाने के, तुलसीदास हो या और भी तमाम कवि, वो अवधि में रचना करते हैं, वो आपकी खड़ी बोली में क्यों नहीं रचना करते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा ना कि ये भी हो सकता है कारण कि खड़ी बोली जुड़ाव नहीं है, जैसा जुड़ाव की अवधि से है, या लोक भाषा से है, या मातृभाषा से है। हाँ, मातृभाषा जैसा पिछली बार भी मैंने कहा था कि मातृभाषा से सबसे पहला जुड़ाव, मातृभाषा की जो संवाहिका होती हैं वो स्त्रियां होती हैं। स्त्रियां सबसे ज़्यादा मातृभाषा में अभी भी जो आगे बढ़ाने का काम करती हैं, वो स्त्रियां ही करती हैं पुरुषों के मुकाबले। और जो हमारे हिंदी साहित्य जो जो रहा है, उसमें संस्कृत साहित्य या उस चीज़ों को आप देखें, उसके भाषा की बात की जाती है, तो हमारे जो शुद्ध थे, संस्कृत भाषा पढ़ने ही नहीं दी जाती थी। जैसा कि मैंने विमर्श वाले मुद्दे पे कुछ ऐसा स्त्री भाषा पे बात हुई थी, कुछ मैंने कहा था कि उसको थोड़ा ही होगा, लेकिन वही चीज़ है कि जो हमारा एक वर्ग है, वो तो संस्कृत से मरहूम था, वो संस्कृत नहीं जानता था, संस्कृत नहीं पढ़ता था, तो फिर वो संस्कृत या जो आपने खड़ी बोली बनाई बाद में जाके हिंदी भाषा, तो उसको वो कैसे समझेगा जब तक वो साक्षर नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, या जो आपने एक शुद्धतावादी रवैया भी अपना लिया बाद में जाके। अगर उर्दू की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदी का ही देखिए, जो फैलन डॉक्टर रघुवीर ने जो पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया, तो उसमें क्या मतलब वो जो विवाद हुआ, उसके बाद दोनों हिंदी में भी और उर्दू में भी, दोनों में भी क्या हो गया कि दोनों अपने आप को शुद्ध करने के चक्कर में उन्होंने शब्दों को अरबी से लेना शुरू कर दिया, उर्दू ने, और हिंदी का जो निर्माण, शब्दावली का निर्माण, उन्होंने शब्दों को संस्कृत से लेना कर दिया। जो सहज बोली थी उसको भी एक तरह से कहिए कि असहज बनाने का क्रम चल गया। हाँ, आम भाषा, बड़े आम जन बड़े आराम से जिस भाषा में बात कर रही थी, पढ़ लिख रही थी, संगीत का, लोक संगीत का, लोक कहानियों की जो हमारी परंपरा रही है, उसके बरक्स जब आपने खड़ी बोली का, एक गढ़ी हुई बोली का निर्माण कर दिया, तो माफ कीजिएगा, एक आ गया था। हाँ, मातृभाषा वाली बात थी कि हमने जो एक
खरी बोली हिंदी, उसे तो उसका जन्म जहाँ से हुआ से बड़े कवि, बड़े चिंतक, लेखक मातृभाषा अगर जनसंख्या बल के आधार पे उन्नति की बात होती या विश्व में अभी तमाम तरह की चीज़ों की अवधारणा दी जा रही है कि वैश्विक आधार पे संख्या बल पे हम कमज़ोर हो जाएंगे अगर हिंदी को क्षेत्रीय मतलब बोली जो है उनको उनका अगर वाजिब हक मिल जाएगा तो हाँ। तो भैया हम तो इसी भाषा, एक ये भी मुद्दा उठ रहा था जो बिहार के लोग हैं वो हम बोलते हैं, मैं नहीं बोलती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यूपी के लोग टॉपर को टापर बोलते हैं, राजस्थान में अलग टोन है, एक्सेंट अलग है, बंगालियों का अलग एक्सेंट है, साउथ इंडियन का अलग एक्सेंट है बोलने का, भाषा को बरतने का। और फिर मतलब कुछ खास प्रदेश को ही मैं जब देहू गई तो मुझे बहुत फील हुआ कि हम र वाला रवैया और इस तरह का, ऐसा नहीं है कि हम जब लिखते हैं तो वो गलत होता है, लिखने के समय वो गलत, हालांकि अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए एक हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते, लेकिन सिर्फ इसी आधार पे अगर आप किसी को खारिज कर दे शुद्धतावादी वाले चीज़ों को लेके, तो वो भी मुझे लगता है कि सही नहीं है कि आपने रो बोल दिया, आपने इसको ऐसे बोल दिया। जो खासकर बिहारी जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं है, खासकर बिहार में अगर आप देखिए तो यहाँ हम के संकल्प में अगर हम मैं कहते हैं मतलब कि उसमें अहम का बहुत वो है, बहुत अहमवादी है। जैसे लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली पंजाब काम करने, तो कुछ दिन जब गांव लौटेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं यहाँ गया था, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है, लेकिन फिर एक दो दिन बाद फिर वो उसी हम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा भाषा को जो हम बरतते हैं, जो हमने बचपन से जिस भाषा में हमारी चेतना विकसित हुई है, उस भाषा को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। तो जो मातृभाषा की बात है, स्त्रियाँ, आप लोकगीत को ध्यान दीजिए, लोकगीतों में जिस तरह के भाव प्रकट होते हैं, वो भाव खड़ी बोली हिंदी में नहीं प्रकट हो पाते हैं। खड़ी बोली में आप उस तरह अपने आप को उस तरह से, मुझे तो लगता है कि मैं अपने आप को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ जितना कि अपनी क्षेत्रीय भाषा, जो मेरी की अपनी भाषा, यहाँ तक कि मेरी अपनी भाषा अंगिका है और मैथिली बगल के ज़िले में मैथिली बोली जाती है, और फिर भी मुझे मैथिली सुनने में अटपटा लगता है, हाँ, जितना कि अंगिका से मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ। तो शायद यही चीज़ मैथिली भाषी लोगों के साथ भी होती होगी कि वो अंगिका से अपने को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना कि वो खड़ी बोली या अपनी भाषा से करेंगे। तो और भाषा को लेके एक हीनता वाला बोध भी मुझे लगता है, और खासकर हिंदी पट्टी में ही सबसे ज़्यादा ये हीनता बोध मुझे देखने को मिलता है कि दिखता कुछ और है और वाकई में होता कुछ और है। आप देखिए, जिस हिंदी के आप इतने बड़े पैरोकार हैं, जो हमारे बड़े प्रोफेसर्स और जो हिंदी के पैरोकार हैं या लेखक हैं, बड़े लेखक, वो खुद उनका सारा काम अंग्रेजी में होता है, खुद उनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, मेरी बेटी खुद अंग्रेजी में बात करती है, उसे तो हिंदी अभी तक ठीक से बोलने ही नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें आखिर? जो शासन है, उस देश का जो शासक वर्ग है, वो तो सारा काम अंग्रेजी में कर रहा है। आपने गली गली में तो एक कुरमुट्टे की तरह अंग्रेजी स्कूल खोल रखे हैं, और आप बात करते हैं कि हिंदी के संख्या बल के आधार पे हिंदी कम हो जाएगी, संख्या बल के आधार पे लोगों को हिंदी पढ़नी चाहिए, तो गरीब गुरबे के बच्चे हिंदी पढ़ेंगे। फिर जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो तब आपका सवाल अंग्रेजी में दागेगा कि भाई आपने इसको पढ़ा है, लिंडा है इसको पढ़ा है, या आपने इसको पढ़ा है, जो भी है, जो कि अंग्रेजी के या यूरोपियन लिटरेचर को आपने पढ़ा है। तो जब तक उनकी अंग्रेजी, मुझे लगता है कि किसी भी भाषा से वैर नहीं होना चाहिए, किसी भी भाषा से वैर नहीं रखना चाहिए, हर भाषा को तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन
इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी और उर्दू छोड़ के अंग्रेजी को बिठा लें राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन अंग्रेजी को भी सीखना उतना ही ज़रूरी है आज के दौर में जितना कि हम हिंदी को बरतने की बात करते हैं। आप देखिएगा जितने भी बड़े प्रोफेसर हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो विदेश में हिंदी पढ़ के जाते हैं। अंग्रेज जाहिर है वो अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे और आपको सलाह दी जाती है कि आप हिंदी में पढ़ो, हिंदी में बढ़ो। तो पहले आप जो आप सलाह देते हैं उसको खुद करिए, खुद ज़मीनी स्तर पे अपने यहाँ से ही शुरुआत कीजिए। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के टांगना आसान है, चलाना जब अपने पे बात आती है तो लोग करते वही हैं। और अंग्रेजी भाषा को लेके हमारा एक जो कॉलोनियल माइंडसेट है खासकर शासक वर्ग का, वो भी बहुत अजीब है। जो हमारे समाज के बड़े बड़े लोग हैं खासकर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, वो सामने तो ऐसे दिखाएंगे कि हिंदी के कितने बड़े पैरोकार हैं, लेकिन जब आपका जज करना होगा, आपको जज करना होगा, वो आपसे बात करेंगे हिंदी में, अंग्रेज़ी में। वो जानना चाहेंगे कि अंग्रेज़ी में इसका क्या मतलब, ये बात कर सकता है सामने वाला या नहीं कर सकता है, या हो सकता है कि छुपाने के लिए वो चीज़ों को अंग्रेज़ी में या अपने आप को ज़्यादा बताने के लिए अंग्रेज़ी में बात करने लगते हैं। एक बार का वाक़या है जब मैं अपने भाई के साथ दिल्ली से ही बिहार जा रही थी, दरभंगा के आसपास मुझे लगता है ट्रेन से बहुत कम, हालांकि मैं ट्रेन से गई हूँ, कम जाती थी, उसका लोकल ट्रेन से ऐसे एक ही ट्रेन पे जाके बैठ गए, वहाँ चले गए। लेकिन उस बार किसी लोकल ट्रेन पे मैं बैठी थी जो मुझे बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन उस बार का अनुभव मेरे दिमाग में अभी तक बैठा हुआ है कि एक डॉक्टर साहब थे, जाहिर है बड़े डॉक्टर थे, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा, मुझे ध्यान भी नहीं क्या नाम था, खैर। तो वो ऐसे बातचीत के क्रम में जब उनको पता चला कि मैं JNU से हूँ, JNU से पढ़ रही हूँ JNU में, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि खगड़िया जैसे पिछड़ी इलाके से, और वो भी लड़की, और फिर वो तमाम हथकंडे अपना के जानना चाह रहे थे कि मेरा क्या नाम है, मेरे पापा का क्या नाम है, लाला जो भी चीज़ है। फिर जब इससे भी नई बात बनी तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं JNU में पढ़ रही हूँ। तो फिर उनको लगा कि भाई अब इससे अंग्रेज़ी में क्वेश्चन करें, तो वो मुझसे कुछ क्वेश्चन अंग्रेज़ी में करने लगे, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं विज्ञान की विद्यार्थी रही थी, अंग्रेज़ी मेरी थोड़ी ठीक ठाक है, हिंदी से तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही ठीक है, और बोलना और वो अलग बात है, लेकिन विज्ञान की अभी भी सारी जो स्तरीय किताब है वो अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो बंदा ABCD है, ये मुझे जज करना चाह रहा है कि देखिए जो पिछड़े इलाके की लड़की है और जो पिछड़े समाज से है, ये वाकई में JNU में गई कैसे। तो ये जो कॉलोनियल मानसिकता है ना हमारे समाज में भी, जो इतने लेयर्स हैं, वो बोलेंगे कुछ, मंच पे कुछ बोलेंगे, और उनका जो बर्ताव जो अपने जीवन में बरतना है चीज़ों को, वो अलग होता है। तो वही चीज़ है जो मैं कह रही थी कि किसी भी भाषा से बैर और दुराव नहीं रखना चाहिए, हर भाषा को पढ़िए। राजभाषा के सवाल पे बात की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजभाषा के सवाल पे आप अंग्रेज़ी से मुंह मोड़ लें कि भैया वो जो एकदम से एंग्री यंग वाला ना, उनकी चीज़ नहीं, अंग्रेज़ी तो इन लोगों ने हम पे राज किया है तो हम अंग्रेज़ी पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। है, अब आते हैं उस मुद्दे पे जो हिंदी उर्दू विवाद पे बहुत चीज़ नहीं है कहने को, खासकर जो नंबर सर ने इसमें कहा था, यही सारा मुख्य मुद्दा था उनका कि उन्होंने ये भी कहना चाहा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू के बड़े प्रोफेसर हैं या उर्दू भाषी लोग हैं, तो जो उर्दू का भी अपना एक वर्चस्वशाली वर्ग है, वर्ग था, वर्ग है समाज में भी, उनका भी अपना। तो जो शासन में इतने सालों तक हिंदुस्तान में उन्होंने शासन किया है, तो जो उनकी जो चेतना है, जब एक बार आप शासक बन जाते हैं ना, चाहे वो कहते हैं कि हमारे प्रोफेसर कहा करते थे, बड़ा अच्छा शब्द उनको ध्यान है, अच्छा,
शासन सत्ता में जो भी रहता है या जिसके पास शक्ति है, बात उसी की सुनी जाती है, चाहे वह कोई भी हो। तो एक बार जब सत्ता का स्वाद मिल गया और इतनी लंबी परंपरा रही है सत्ता के, जो मुसलमान हमारे यहाँ शासक वर्ग बनते रहे हैं, तो अचानक से जो उनकी भाषा है जब उनके हाथ से छिनने लगी, उनके अहम पे कहीं ना कहीं ठेस लगा। तो उनको लगा कि मेरी जो शासक की भाषा थी वो छिनी जा रही है। जैसे अंग्रेज़ आए तो इन्होंने अंग्रेज़ी को शासक की भाषा बनाने की कोशिश की। तो जाहिर है कि जब मुसलमान हमारे यहाँ थे तो उनकी भाषा फारसी थी, जो दरबार की भाषा थी। फिर फारसी से ही बाद में वो भाषा उर्दू में आई, जिसमें कि आम प्रचलित भाषा ज़्यादा थी फारसी। और शुद्ध अरबी फारसी के जो शब्द थे वो कम थे, जिसमें हिंदी के भी शब्द थे, बस उसकी लिपि देवनागरी थी। तो प्रोफेसर नामवर सिंह का एक जो कंसर्न था इस चीज़ों को लेकर ये भी था कि आखिर क्या कारण, अगर उनको उर्दू से इतना प्यार ही था, उर्दू लिपि से वो इतना प्यार ही कर रहे थे, इतनी मोहब्बत ही उनको थी, तो आखिर क्या कारण था कि जब लखनऊ समझौता होता है तो उससे पहले जो भी उर्दू कमेटी में थे, अच्छा शुरुआत में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि शुरुआत में तो जो उर्दू कमेटी में थे वो हिंदी के भी लेखकों को उन्होंने लिया है, हिंदी के भी वरिष्ठ लेखकों को उसमें शामिल किया है। बाद में धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ उसको उर्दू तक ही सीमित कर दिया कि सिर्फ उर्दू के ही लेखक इसमें रहेंगे और हिंदी के लेखक से धीरे धीरे, या ये भी हो सकता है कि हिंदी के लेखक धीरे धीरे खुद ब खुद उससे किनारा होने लगे उस मुहिम से। राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाली राजभाषा की बात जब उठ रही थी, राजभाषा बनाने के मुद्दे को लेकर कि हिंदी को बनाया जाए या उर्दू को बनाया जाए, तो उसमें एक जब मसौदा तैयार हुआ था उस मुद्दे पे, राजभाषा के सवाल पे, तो उसमें ये कहा गया कि आप लिपि के सवाल पे आप उर्दू को रखिए और लिपि इसका देवनागरी नहीं हो और उर्दू भी नहीं हो, लिपि क्या हो, रोमन लिपि। तो प्रोफेसर नामवर सिंह ने इसी बात पे उन लोगों को घेरने की कोशिश की है कि आखिर क्या कारण है। चलिए देवनागरी लिपि तो मान लेते हैं कि आपको लगता है कि हिंदुओं की लिपि है, तो इसलिए आप इसको खारिज कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी जो लिपि है उर्दू लिपि, उसके बरक्स आप रोमन लिपि को क्यों चाह रहे हैं कि रोमन लिपि बन जाए? आखिर क्या कारण है? तो सिर्फ यही कारण तो नहीं है कि राजभाषा बनने के नाम पे जो कमेटियाँ गठित होंगी या जो भी संस्थाएं बनेंगी उसमें तो उर्दू के बड़े लोग हैं और उस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ पद मिल जाएगा, कुछ पुरस्कार मिल जाएगा, इस तरह की संभावना उन्होंने व्यक्त की है। हालांकि इस चीज़ पे भी उनका काफ़ी उनकी तीखी आलोचना हुई है कि ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उर्दू भाषा में ही ये चीज़ नहीं है। जिस भाषा का पैरोकार, और सबसे ज़्यादा मुझे ये आश्चर्य लगा पूरे लेख को पढ़ते हुए कि इतने बड़े प्रगतिशील प्रोफेसर इस लेख वासुबा को खुदा सादा का बात कर रही हूँ, उन्होंने इस लेख में हिंदी में जो समस्या चल रही है उस पर बहुत कुछ नहीं लिखा, तो या फिर वो मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको पता था कि चूँकि वामपंथी हैं, उनको पता था कि हिंदी के जो धुर दक्षिणपंथी लोग हैं जिन्होंने हिंदी लिपि और हिंदी का जो पूरा वो दौर चला और तो वो पूरा उन्होंने बनाया गाय, और है ना भारतेंदु युग में भी गाय को लेके हिंदी भाषा और इस चीज़ को लेके पूरी एक परंपरा चली हिंदी को बनाने की, हिंदी को स्थापित करने की। तो इसके बारे में वो मुझे लगता है कि काफ़ी पहले लिख चुके होंगे, तो इसलिए शायद इसमें उन्होंने इस आलेख में उन्होंने ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं लिखा है। तीसरी बात, 2-3 चीज़ों को मैंने कहा। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि
वही लिपि के सवाल पे कुछ मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ आप लोगों को। नंबर जी की एक चिंता लिपि को लेकर भी हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो घोषणा पत्र लंदन में तैयार हुआ था, उसमें भारत के लिए एक मुश्तरका ज़बान के रूप में हिंदुस्तानी का जिक्र था, तो एक और मुश्तरका लिपि के रूप में इंडो रोमन का। हालांकि लखनऊ कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा पत्र स्वीकृत हुआ, उसमें से एक समय उर्दू के प्रगतिशील लेखक उर्दू लिपि छोड़ने के लिए तैयार थे और उस लिपि को दीन ईमान न समझते थे। यह जरूर है कि उर्दू के साथ नागरी लिपि को भी छोड़ने के हक में थे। शायद लिपि से परहेज के कारण ही उर्दू को भी छोड़ना गवारा था। कैसी विडम्बना है कि इंडो रोमन कहकर रोमन लिपि को तो अपना लेना चाहते हैं, पर एक भारतीय लिपि गले के नीचे नहीं उतरती है। यह वही मनोवृत्ति है जो अंग्रेजी को तो गले लगा सकती है, पर हिंदी सहने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक दो पॉइंट और है, यही कि अब लिपि वाला बात तो मैं कर चुकी हूँ। आप एक इस मनोवृत्ति को थोड़ा समझिए जो उन्होंने प्रोफेसर नामवर सिंह ने कहा है, और भी लोग कहते रहे हैं हिंदी उर्दू विवाद पे, कि पूरे भारतवर्ष में आप देखिए जो हिंदी पट्टी है, हिंदी पट्टी को छोड़ के हिंदी को कौन अपना रहा है? आप या अगर हम सीधे मुखातिब हो प्रोफेसर नामवर सिंह के आलेख से, प्रोफेसर नामवर सिंह जो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया या मुसलमानों को तो अंग्रेज़ी अपनाने में गरज नहीं है, लेकिन वो और अब अपनी लिपि को भी नहीं अपनाना चाह रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा दक्षिण है आपका, इसी भारत में है। ईस्ट इसी भारत में है आपका। जम्मू कश्मीर, इवन पंजाबी, इनकी भी अपनी लिपि है। लिपि के सवाल पे जब प्रोफेसर नामवर इस तरह से लिख रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों वो आखिर इस साउथ के लोगों को आप उस तरह से मुखर हो कि किसी के लिए क्यों नहीं लिखा आपने? साउथ में दक्षिण के लोग तो बहुत आराम से अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। आपने हिंदी को थोपने की कोशिश की, उन पे हिंदी राजभाषा बनाने की, स्टेशन पे हिंदी में पट्टिका नाम रखवाया और जो भी चीज़ किया उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया उसको। या नॉर्थ ईस्ट में भी है, जो त्रिभाषा फार्मूला की बात हुई थी, तो वहाँ आप त्रिभाषा फार्मूला, और यहाँ पे जब अंग्रेजी का दामन पकड़ना चाह रहे थे तो आप उसको इस तरह से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वो जो मानसिकता है मुसलमान और हिंदू वाली, उसको उस खांचे में मुझे लगता है कि इस खांचे में भी देखा गया है, तभी इस तरह की चीज़ सामने आती है। क्योंकि रोमन लिपि का जहाँ तक सवाल है, रोमन लिपि में आपके तमाम लिपियाँ रोमन लिपि में ही हैं। फिर आपको अगर देवनागरी आपको इतनी ही प्रिय है और आज़ादी के इतने सालों बाद भी आखिर क्या कारण है कि मिजोरम में 7 साल रही हूँ, क्या कारण है कि मिजो रोमन लिपि में लिखी जा रही है, मणिपुरी बांग्ला भाषा में बांग्ला लिपि में लिखी जा रही है, उनकी भी अपनी लिपि देवनागरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नागालैंड की भी लिपि देवनागरी है, नागा भाषा की भी लिपि देवनागरी है। अगर अनुसार हो तो अगर वो कभी सुनेंगे तो करेक्ट करेंगे, मुझे ठीक से पता नहीं नागा के बारे में, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है नागा की भी लिपि देवनागरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि ये वही हिंदू और उर्दू मुसलमान और हिंदू वाली जो चीज़ है उसी को लेके बात की गई है, उसी को लेके इतना तीखा प्रहार किया गया है मुसलमानों पे। और वैसे प्रोफेसर द्वारा जहाँ की गंगा यमुनी संस्कृति
हिंदी साहित्य CIL सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहते हैं जिसको, उसमें हिंदी उर्दू को हिंदी का भी उतना ही स्थान जितना कि उर्दू का है। उर्दू के विद्यार्थी को भी एक सेमेस्टर 1 साल हिंदी पढ़ना है और हिंदी के विद्यार्थी को भी उर्दू पढ़ना है। तो जो इस तरह की जो संस्कृति से निकले हुए लोग हैं, इस तरह के संस्कृति के संस्थापक लोग हैं, आखिर क्या कारण था कि इतना तीखा हमला उन्होंने इस लेख में किया है और उस तीखे हमले के पीछे की मानसिकता को इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। और चौथा जो चीज़ मुझे एक लगा कि अस्मिता का सवाल, इस पे उन्होंने लिखा है कि उर्दू की अस्मिता का संकट समझ में आता है, किंतु अस्मिता की प्राप्ति मुख्य धारा से अलगाव में नहीं, लगाव में है। समाज से कटकर यदि कोई व्यक्ति अपनी अस्मिता को प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर कोई भाषा या साहित्य भी अलगाव से घाटे में ही रहेगा। तो समाज से अलगाव की बात जो आप कर रहे हैं और अस्मिता की बात, जहाँ अस्मिता की बात उठेगी तो अस्मिता की बात पे तो तमाम तरह के अस्मिता की बात उठनी चाहिए। अस्मिता पे आपका स्त्री विमर्श, स्त्री भाषा की भी बात उठेगी एक अलग से जो है, जिसपे कि अभी तक बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ है, जिसपे कि मुझे लगता है कि और सुनियोजित ढंग से काम होने की ज़रूरत है। शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई मुझे लगता है स्त्री भाषा के सवाल पे। और दलित भाषा है आपका, लोक भाषा, मातृभाषा, लोक भाषा या मातृभाषा जिसको कि वही एक संकल्पना है। तो अगर हम अस्मिता की बात करेंगे और तो कहीं ना कहीं इन सवालों से भी हमको जूझना पड़ेगा, इन सवालों से भी हम तभी अस्मिता की बात पे हम ठीक ढंग से बातचीत कर पाएंगे। और लोक भाषा और मातृभाषा पे मुझे प्रोफेसर बद्री नारायण का कहा एक ध्यान में आ रहा है। उन्होंने कहा मातृभाषा में जो श्रमिक वर्ग है आपके यहाँ का, श्रमशील वर्ग, जो कि जो खेतों में काम करते हैं, जो आपके यहाँ मतलब कृषक वर्ग है, कामगार वर्ग है, औरतें हैं जो जैसे जाता पीस रही हैं तो वो गाना गा रही हैं। अभी तो जाता पीसने की वो चीज़ ख़त्म हो गई है, जिस समय थी और जिस समय जाता पीसा जाता था। तो और फिर मज़दूर वर्ग तो अभी भी हैं, धान रोपनी वगैरह में देखिए उसका एक अलग गाना है। और फिर खेत में जब कुदाल चलाएंगे तो उस समय एक अलग गाना गाया जाता है। जब सार का एक अलग गाना था जो स्त्रियाँ गाती थी अपने जब वो जाता चलाती थी। हमारे एक सीनियर हैं समर, जो बॉलीवुड में गाना लिखते हैं, तो उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी तो उन्होंने कहा है कि उनकी माँ और चाची, मतलब उनको लोकगीत इतना पसंद बचपन से रहा है कि वो अपनी माँ और चाची से ज़बरदस्ती जब सार का गाना गवाते थे और वहीं पे जब वो गाना गाती थी तो सो भी जाते बचपन से ही। मतलब कि मातृभाषा की मिठास यही होती है, वो आपको सीधे दिल से आपके हृदय को बांध लेती है। तो प्रोफेसर बद्री नारायण एक उदाहरण दे रहे थे मातृभाषा पे कि वो एक बार अपने गांव से चले आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि खेत में कुदाल चलाने वाला एक किसान अपनी भाषा में एक लोकगीत गा रहा था। और उस लोकगीत का आशय यही था कि जो ये जो गुरूर है आपको अपने देह का या आपको अपने वैभव का या आपको अपने स्टेटस का, ये कुछ नहीं है। वो एक निर्गुण गा रहा था कि एक दिन उड़ जाएगा ये, मतलब आत्मा के बारे में कि एक दिन सबको जाना है और कैसे चला जाएगा और कब जाएगा ये इसका तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो लोकगीत में बहुत तरह की चीज़ें हैं जिससे कि आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया था श्रमिक वर्ग से कि एक उसमें उन्होंने कहानी बताई। मैं प्रोफेसर बद्री नारायण का नाम इसलिए ले रही हूँ कि उन्होंने लोक भाषा पर बहुत अच्छा काम किया है। उनके आलेखों को पढ़िएगा आप लोग अगर समय मिले तो। एक किसान है
भारतीय किसान, उसकी वाइफ और वाइफ हस्बैंड में एक बातचीत चल रही है। तो उस दिन उसकी पत्नी कहती है कि मुझे आज मांस खाने का मन है। तो वो उसका पति कहता है ठीक है, मैं ला देता हूँ तुम्हें। तो सुबह ही चला जाता है मांस लाने के लिए। और सुबह हो गई, उसकी वाइफ सब कुछ तैयार करके वेट कर रही है, उसकी प्रतीक्षा कर रही है, वो नहीं आ रहे हैं। दोपहर भी नहीं आए, शाम हो गया नहीं आए, आता है वो रात के 12 बजे उसका पति। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमने खा लिया और मेरा मांस कहाँ है? मेरे हिस्से का मांस कहाँ है? तो उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है कि, और उसे गुस्सा भी आता है कि बताओ, अगर उसको भोजपुरी में कहें तो ई मर दे, या कैसे हम लोग अगर अंगिका में कहेंगे तो कहेंगे बताओ ये आदमी कैसे पागल छे, एकरा हम भोरे से देख रहा छे, अखनी हमरा कहे छे कि मांस कहाँ छे, मतलब सर पीट के वो ऐसे उन्होंने इसका भोजपुरी में उदाहरण दिया था। मुझे भोजपुरी नहीं आती है तो मैं अंगिका में कह रही कि वो ऐसे सर पीट के बोल रही है कि बताओ मैं सुबह से इस आदमी की प्रतीक्षा कर रही हूँ और ये अब जाके 12 बजे रात में मुझसे मांस मांग रहा है और उसने मांस दिया भी नहीं। उसने उसका पति कहता है अरे नहीं, मैं तो बाजार गया था, मैंने मांस खरीदा और मैं तुम्हें भिजवा दिया था। तो वो कह रहा है कि उसकी पत्नी कहती है कि तुमने मांस किसे दिया? तो उसका पति कहता है कि मैंने गिद्ध को, रास्ते में गिद्ध मिला मुझे, मैंने गिद्ध को मांस दे दिया था कि ये मेरी पत्नी को दे देना। तो इस कहानी का जो सार है वो यही है। यहीं से मैं अस्मिता के सवाल पे अपने उसको विराम भी लगाऊंगी कि अब आप गिद्ध को मांस दीजिएगा, चोर को अगर आप कहिएगा कि इस चीज़ की रखवाली कीजिए तो वो क्या करेगा? चोरी ही करेगा। डकैत को कहिएगा कि मेरे घर की रखवाली करे तो डकैती ही करेगा। तो आप अपनी जब भी अस्मिता की बात आएगी तो आप खुद जब तक उसमें आगे बढ़ के काम नहीं कीजिएगा, आप खुद सशक्त नहीं बनिएगा और आप खुद अपनी भाषा के लिए बात नहीं कीजिएगा, तब तक जो और मातृभाषा के बरक्स जो दूसरी भाषा या राजभाषा बनाने की बात, तो जनसंख्या बल के आधार पर बनाने की बात की जाती है, वो आपको इस गिद्ध की तरह ही आपके अधिकार को खा जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं नहीं कह के विराम को विराम देती हूँ। तमाम जो भी लोग जुड़े हुए हैं